हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। आज का टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दोस्तों, मॉडल सिस्टम, देखो किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए एक मॉडल सिस्टम बनाना होता है। गैसेस का मॉडल सिस्टम हमने बहुत आराम से इस तरीके से स्टैब्लिश किया है और केटीजी उसका एक थ्योरेटिकल बेसिस है। देखो, जितने भी गैस लॉज आपने पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, देन आपने कंबाइंड देखा, डाल्टन्स का देखा, आपने ग्राहम्स को देखा, आपने बहुत सारे लॉ मेरे साथ इस चैनल पे देखे हैं फुल डिटेल में। अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सारा सेशन था। आज आप देखिए केटीजी किस तरीके से थ्योरेटिकल बेस दे रहे हैं। उस सारे जो ऑब्जर्वेशन हमने करी थी, जिससे वो लॉ बनाए थे, आज उसको एक थ्योरेटिकल आवाज दी गई है। मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्लॉसियस, ये सभी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डेवलप किया। किसी एक ने इसको नहीं प्रपोज कर दिया था। ये एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन, एक कंबाइंड एफर्ट था। आइए समझते हैं क्या था ये मॉडल सिस्टम। अब जो भी आप कोई थ्योरी देते हैं तो पहले आप कुछ अजम्पशन लेते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अजम्पशंस क्या थे। इसको नोट जरूर करते रहना, बहुत जरूरी है। पहला अजम्पशन ये था कि हम ये मान लेते हैं कि गैस के सारे पार्टिकल, जिस भी एक गैस हमने लिया, उस गैस के सारे पार्टिकल सेम साइज, शेप और बिल्कुल अपने आप में एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रखते हैं। सो ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस विल हैव सेम size and other features, same size, shape, and these are solid, elastic sphere। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, सॉलिड इलास्टिक स्फीयर तो माना था, बट इनका अपना कोई वजूद नहीं माना था। दैट the volume of these particle is negligible, यानी इनको एक पॉइंट मान लिया था, पर छोटा सा एक पॉइंट है जी, कोई इसका वॉल्यूम नहीं है जी। तो जो ओवरऑल वॉल्यूम है जो गैस ने ऑक्यूपाई किया है, उसके सामने इनका कोई वॉल्यूम नहीं था। ठीक है जी, नेग्लिजिबल अगेंस्ट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, जरा इन दोनों पॉइंट को ध्यान से देखो। आपने गैस के मॉलिक्यूल सेम साइज वगैरह ले लिए, आइडेंटिकल ले लिए। एक गैस के जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल है, एक पर्टिकुलर गैस की बात हो रही है, लेकिन उनका हार्ड इलास्टिक स्फीयर तो माने हैं, बट अपना वॉल्यूम नहीं है। जो गैस ने पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। याद करो, मैंने कहा था गैस जितना अवेलेबल वॉल्यूम होता है वो सारा ही ऑक्यूपाई कर लेती है। एक कंटेनर है, उसमें कई सारी गैसेस हैं, तो ऐसा नहीं है उस कंटेनर को डिवाइड कर लेंगे, वो सारा ही उनके लिए है। इंसान थोड़ी है जो बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है जी, वो सारा ही उनके लिए खुले आसमान की तरह उन गैसेस को, उनके गैसेस के सारा ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो एक गैस जिसने सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं जो हार्ड इलास्टिक स्फीयर माने हैं, बट वो इतने छोटे हैं, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, जितना वॉल्यूम पूरी गैस का उसके सामने। ये पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन था, और यही अजम्पशन रियल गैस और आइडियल गैस के जो डिफरेंशिएशन है उसमें बहुत काम आता है। भैया ये अजम्पशन हो गया। सेकेंड चीज क्या थी जी? थर्ड चीज, सॉरी, जो पार्टिकल हैं उनके बीच में एक ऐसा सिस्टम मानेंगे कि वो लगातार मोशन में है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो गैस पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, आर इन रैंडम मोशन with these molecules are moving with very high velocities। बच्चों, अगर हम कहते हैं वेरी हाई वेलोसिटीज,
इसका मतलब क्या इन गैस मॉलिक्यूल पे कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है? हमने ये अज्यूम किया है कि इनके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल इस एनर्जी से भयंकर तरीके से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं कि इनके ऊपर उस ग्रेविटेशनल पुल का है। मैंने आपसे कहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हुए आपसे कहा था मैंने, तभी कहा था कि सी लेवल पे सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये अजम्पशन लिया गया है कि कुछ भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बच्चों एक वर्ड पे ध्यान देना, वेलोसिटीज। गैस पार्टिकल रैंडम मोशन में है, तो एक डायरेक्शन में जब मूव करेंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उनका मोशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो किसी से कोलाइड करके अपनी डायरेक्शन ना चेंज कर ले। ये ध्यान रखिएगा, इसी बात के ऊपर हम अभी आएंगे। लेकिन वैसे वो वैसे देखा जाए तो ये कैओटिक है, क्योंकि कोलिजन इन पार्टिकल का लगातार हो रहा है। भाई देखो ना, रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में है तो कोलिजन लगातार हो रहा है। एक भीड़ भरी सड़क है, बहुत लोग हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनका आपस में टकराना लाजमी है। तो वही एक कॉन्सेप्ट है, वो एक रैंडम मोशन में है, बिकॉज ऑफ दिस रैंडम मोशन वो आपस में टकराएंगे, कोलिजन होंगे। सो particles and molecules collide with each other, but these collision are perfectly elastic. Collision are perfectly elastic. भाई perfectly elastic का मतलब क्या है? इलास्टिक कोलिजन होते क्या है, आइए समझते हैं। टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों मॉलिक्यूल्स की वो सेम है, ये आप ले सकते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स will remains same before and after. इलास्टिक कोलिजन आपने फिजिक्स में जरूर पढ़े होंगे, उसे और जरा मजे से पढ़ना। सो दिस इज इलास्टिक कोलिजन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो अब एक चीज यहां सोचने की और है, देखो फिर से एक बार रिविजिट करते हैं। अरे ये क्या हुआ, ये खाली कैसे आ गया? कोई नहीं, देखो, all molecules of a gas same size shape and solid elastic sphere, volume of these particle is negligible, so these are point, एक छोटा सा बिंदु पूरे गैस के सामने, कोई वजूद नहीं है इसका। गैस ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उसके सामने कुछ नहीं है। बड़े ध्यान से देखना, मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, चले जा रहे हैं, रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन में होंगे तो आपस में टकराएंगे भी। इसको हटा ही देते हैं जरा, टकराएंगे भी तो बड़ी सीधी सी बात है, जो कोलिजन है उसे इलास्टिक मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी काइनेटिक एनर्जी। वैसे भी गैसेस हैं क्या दोस्तों, हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, रैंडम मोशन, एंड द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब देखो पार्टिकल के पास है क्या, सिर्फ मोशन। गैस के पार्टिकल के पल्ले क्या है, सिर्फ मोशन। मोशन है तो जो पूरी एनर्जी होगी वो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन होगी। तो गैस के मॉलिक्यूल में कौन सी एनर्जी मान लोगे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ वाइब्रेशन नहीं मान रहे हो, यहाँ रोटेशनल नहीं मान रहे हो। गैस के मॉलिक्यूल के पास है क्या दोस्तों, सिर्फ मोशन। तो जो भी एनर्जी होगी वो बिकॉज ऑफ दैट मोशन होगी। तो बिकॉज ऑफ दैट मोशन है तो एनर्जी possessed by a system by virtue of its motion, इसे क्या कहते हो, काइनेटिक एनर्जी। बस सिंपल बात है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। अब यहां से इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं इन एवरी डायरेक्शन। यहां पर एक पॉइंट और माना गया, देखो पार्टिकल टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन है, कोई किसी से मतलब नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दुनिया में हम लोगों से मिल रहे हैं लेकिन ना किसी से अटैचमेंट हो रही है, किसी तरह की भी, ना दोस्ती हो रही है ना दुश्मनी हो रही है। तो एक बहुत आइडियल कंडीशन होती है ये कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो इन्होंने एक ऐसा अजम्पशन मान लिया था, जैसे ये सारे अजम्पशन है, तो उसमें एक ऐसा मान लिया था कि देयर इज नो इंटरेक्शन फोर्स। ध्यान से रखिएगा, नो इंटरेक्शन फोर्स
बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। नो इंटरेक्शन मतलब नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन। कोई ऐसी फोर्स नहीं थी जो इन को जोड़े इन पार्टिकल्स के अंदर। खत्म, चले जा रहे हैं दूसरे से दूर। और ये ध्यान रखना, गैस पार्टिकल आर नॉट जस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, यहां तक समझ में आ गया हमें, कोई दिक्कत नहीं। जो काइनेटिक एनर्जी है इनके पास ले दे के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी को कहा गया कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ध्यान से देखना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या है और ये किस तरह से इफेक्ट करता है। मान लो एक गैस है, एक गैस हो गई ए, एक गैस हो गई बी। सो दोनों को मैंने रख लिया लेट से 32 डिग्री सेल्सियस पे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की अब सेम हो जाएगी, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है तो 273 प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, केल्विन में आ जाएगा। सो बच्चों, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुझे सेम मिलेगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात सोचो, टेम्परेचर मैंने यही रखा, टेम्परेचर मैंने यही रखा, लेकिन वॉल्यूम को मैंने हाफ कर दिया, क्या होगा? आप छूटते बोलोगे सर प्रेशर डबल हो जाएगा। बॉयल्स लॉ है ये तो, क्योंकि आपने बताया था PV P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब जो भी था उसको आपने इसको अगर मान लीजिए हाफ कर दिया, डबल हो जाएगा, मान लिया। ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने कहा एट वेरी डाइल्यूट पॉइंट। ये ध्यान रखना, गैस बहुत डाइल्यूट है इस केस में, तभी बॉयल्स लॉ चल रहा है। डाइल्यूट मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है, पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो ये आप कहना चाह रहे हैं, है ना। ये एम्पेरिकल पॉइंट हो गया, मान लिया मैंने, ऑब्जर्वेशन हो गई। थ्योरेटिकली इसका बेस क्या है? अब थ्योरेटिकली बेस बनाने के लिए आइए चलते हैं और इसको लगाते हैं कि बेसिकली क्या हो सकता है। याद करो, मैंने मीजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस की बात करी थी, जहां मैंने प्रेशर की बात करी थी। मैंने वॉल्यूम, प्रेशर, मोल्स, इन सब की बात की थी। पर सबसे मैंने फिनोमिनल कहा था कि प्रेशर ये एक ऐसी चीज है जिसको आप मेजर कर सकते हो बहुत आराम से गैस के केस में। जो गैस पार्टिकल दे आर नॉट जस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से दूर नहीं है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हम एक कमरे में हैं, 10 लोग हैं और एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उस कमरे की दीवारों पर धक्का लगाएंगे। वही धक्का जो है वही तो प्रेशर है। Gas molecules are not just away from each other, they are actually moving away from each other. गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर नहीं है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और जब दूसरे से दूर जाएंगे तो फोर्स लगाएंगे जिस भी कंटेनर में आप इनको रखेंगे। जब आप फोर्स लगाएंगे, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। सो हम कह सकते हैं प्रेशर इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया। आइए यहां से एक मजा लेते हैं। अच्छा, तो पहले फोर्स ही निकाल लेते हैं यार कि फोर्स क्या है। वो गैस उस कंटेनर में है, मान लिया ये कंटेनर है जी, क्यूबिकल हो गया ये एक तरह से। इसमें गैस है, इसकी लेंथ ले ली मैंने मान लो L सेंटीमीटर, और क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स क्या होती है बेटा? सर फोर्स होती है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम याद है, न्यूटन अंकल का लॉ, फंडामेंटल लॉ है वैसे ये। अब देखो मजेदार चीज, L सेंटीमीटर एक पार्टिकल चला तन्हा और अकेला, उसका एक मोमेंटम था, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? mv। एक पार्टिकल था तन्हा और अकेला और चला, और जाके लेट्स से ऐसे चला एक्स एक्सिस पे, इसको ऐसे मान लो x y z, तीनों दिशाओं में इसकी वेलोसिटी होगी, ये होगी vx, ये vy, ये vz। क्लियर है बच्चों? अब देखिए मजा, चला तन्हा और अकेला, और ये जो दीवार थी, क्योंकि x पे चल रहा है, इस वाली दीवार की बात करते हैं। चलते चलते इस दीवार पे धक्का मारा, एक मोमेंटम था उसका, एक वेलोसिटी से चला, दीवार पे धक्का मारा।
इलास्टिक कोलिजन है। आप कहेंगे सर क्या प्रूफ है इलास्टिक कोलिजन है? भाई इलास्टिक नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन होती। दीवार से टकराता तो या तो दीवार को एनर्जी देता या दीवार से एनर्जी लेता। अगर एनर्जी देता, अगर गैस दीवार से टकराई और एनर्जी दे दी तो गैस ठंडी हो गई, दीवार गर्म, और उल्टा हुआ तो वाइस वर्सा। क्या कभी देखा है रूम में ऐसा हो रहा हो? नहीं ना, रूम में तो गैस होती है ना आपके भी। तो इसका मतलब ये अजम्पशन ले सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है सर, इसलिए चलो मान लिया आपने, सर बोला हमने मान लिया कि इलास्टिक कोलिजन है, अज्यूम कर लिया। ऐसे नहीं मान लिया बेटा, देखो ना, अगर ना होता इलास्टिक कोलिजन तो यही होता ना फिर, है ना। तो ये टकराया, तो पहले इसका मोमेंटम कितना था? सो व्हाट वी कैन राइट, momentum before collision will be mv, momentum आफ्टर कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम में ऐसे कोई फर्क नहीं है, खाली डायरेक्शन चेंज है, mv। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंज इन मोमेंटम। क्या होगा चेंज इन मोमेंटम? आप कहेंगे सर फाइनल माइनस इनिशियल कर लें, कुछ भी कर लो, जो मैग्नीट्यूड है वो चाहिए। तो पहले वाला था mv। अब ध्यान रखो डायरेक्शन कौन सी थी? x, तो वेलोसिटी फैक्टर x हो गया, है ना। तो mvx माइनस mvx, डन है बच्चों। तो मेरा नेट चेंज कितना आया मोमेंटम में? 2mvx आ गया सर, वेरी गुड। लेकिन हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए, यानी अब टाइम से इसको डिवाइड भी करना है। टाइम कितना लगेगा? अगर ये L सेंटीमीटर है और पहला कोलिजन हुआ है तो अब दूसरे कोलिजन के लिए पहले ये वापस जाएगा, सामने वाली दीवार पे टकराएगा, फिर वापस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा? देखो बेटा, L यहां से करा फिर वापस करा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 2L। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो लेंगे आप इसको। वेलोसिटी कितनी है बेटा मेरे पास? vx, ये टाइम हो गया। तो अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो 1/t कर लेता हूं, तो vx/2L। सो ये एक कोलिजन में मोमेंटम चेंज, ये टोटल उस दीवार पे जितने कोलिजन हो रहे हैं, 1 सेकेंड की बात कर रहे थे आप, पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, 1/टाइम। तो टोटल मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम, तो इसको ऐसे लिख लो सीधा सीधा। टोटल की क्या जरूरत है, फ्रीक्वेंसी में चलेगा। तो रेट ऑफ चेंज हमने ले लिया, तो 2mvx। अब ये 1/t है, 1/t अगर लेंगे तो ये इसका उल्टा हो गया है, तो इंटू 1/t करूंगा ना, तो वही vx/2L। भाई ये है ना, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, ये चेंज इन मोमेंटम था, तो ये बेसिकली क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हुआ, 2 से 2 कट गया, तो ये रह गया तुम्हारे पास mvx²/L। एक्स एक्सिस के इस वाली दीवार पे जो मोमेंटम चेंज पर सेकेंड हो रहा है, रेट ऑफ चेंज निकाल लिया आपने। ये अलोंग दी एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा फिर? अब बच्चे अलोंग दी एक्स एक्सिस जब आप देखेंगे तो बड़ी सीधी सी बात है, इस पे और इस पे दोनों का लेना पड़ेगा। एक का आपके पास है तो दूसरे का ले लो, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो अलोंग दी एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 2mvx/L। कोई दिक्कत तो नहीं? mvx²/L, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, डन। y के अकॉर्डिंग भी ये लेंगे क्योंकि ऐसे जाके टकराएगा, z के अकॉर्डिंग भी ले लेंगे उसी को, है ना। सो अब टोटल देखा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया? ये हो गया सर। तो 2m/L कॉमन ले लो, vx², vy², vz² ले लो। बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो इसका एक रिजल्टेंट भी आप लेंगे, उस रिजल्टेंट को मैंने बोल दिया c²। तो ये मिला के क्या हो गया सारा? c²। तो 2m/L c²। क्लियर है बच्चों?
सो दिस इज माई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मेरे पास लेट्स से Na मॉलिक्यूल्स हैं यानी 1 मोल है, तो क्या कर लूंगा, इसको ढंग से लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। फॉर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। इतने मॉलिक्यूल होंगे तो क्या होगा, एक के लिए ये था ना, तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, 2m इंटू Na अपॉन L C²। बच्चों ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू 1 मोल क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो दिस विल बी मोलर मास ऑफ द गैस C² बाय L। ये मेरा क्या आया है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी ये फोर्स है। तो माई फोर्स विल बी 2m C² बाय L, वेयर m इज व्हाट, मोलर मास ऑफ द गैस। क्योंकि ये क्लियर हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल थे वो 1 मोल ले लिए मैंने, तो 1 मोल में और एक मॉलिक्यूल का मास, तो ओवरऑल मोलर मास ही तो आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब कितना आसान है, ये 6 हो जाएंगे ना, और L² 1 का है तो 6L² ले लो, खत्म। तो फोर्स हो गई मेरी 2mc² बाय L, और एरिया हो जाएगा 6L²। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/3 mc² बाय L³। L³ क्या होता है मेरे दोस्तों, वॉल्यूम। सो P इज इक्वल टू 1/3 mc² बाय V, और ये आ गया PV इज इक्वल टू 1/3 मोलर मास C²। ये जो C है इसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। अगले वीडियो में मैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की बात करूंगा। तो बेटा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लॉस कर रहे हो, क्योंकि एडवांस के लिए इस तरह के टॉपिक आपके चल रहे हैं इस चैनल पे। ठीक है, और पूरी डिटेल कि किस तरीके से ये आपको पढ़ने हैं सारे मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं। इफ़ यू वांट कि आपकी अगली दिवाली IIT वाली हो, तो आप इन सारे संघर्ष बैच को रेगुलरली फॉलो करो। पूरा सिस्टमेटिक है, पहले फिजिकल केमिस्ट्री लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने वैसे सोचा था जल्दी ख़त्म करूँगा, बट थोड़ा टाइम लूँगा आराम से, इसमें आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेट से नवंबर तक आप आराम से फिजिकल केमिस्ट्री कीजिए, फिर 2-3 महीने आप लेट से आप जब करते हैं तो ऑर्गेनिक को लेके चलिए। क्योंकि देखो ये टोटली हम लेके चल रहे हैं, तो मेंस के लिए आपने देखा है हमारे चैनल पे बहुत सारे मैंने ऑलरेडी लेक्चर डाल रखे हैं। जेई मेंस की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। जेई मेन आसान भी आ रहा है, NCERT से थोड़ा सा घुमा फिरा के आ रहा है, तो जेई मेंस के अंदर आप अच्छी परसेंटाइल ले सकते हैं अगर बेवकूफ़ी ना करें तो। जेई मेन के स्पेशलिस्ट 1 शॉट वीडियो इसी चैनल पे आते रहेंगे आपके पास। अब वो स्टार्ट करूंगा मैं अक्टूबर मिड से, है ना। चैनल कर लो सब्सक्राइब। जेई मेन के भी 1 शॉट वीडियो वही देख लोगे, जेई मेन में आराम से केमिस्ट्री के अंदर 99 परसेंटाइल से ऊपर ले आओगे। ये जो सेशन चल रहे हैं सारे एडवांस के लिए चल रहे हैं, प्योरली एडवांस के लिए चल रहे हैं सारे। पहले फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पूरी डिटेल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें मैंने सारा आपको दे रखा है, वर्कशीट्स वगैरह भी। ये जो मैंने निकल के आई बच्चों, इसी को बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। सो दिस इज PV 1/3 mc²। क्लियर। अब देखो बड़े ध्यान से, चलो अगर इस C को अब यहाँ पर अब C को भी निकालना है, तो C क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं इसको। सो ये जाएगा 3PV बाय M, एस PV इज इक्वल टू nRT, मतलब बेसिकली RT, क्योंकि 1 मोलर मास ही है ये। सो ये हो जाएगा मेरा 3RT बाय M। इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। वैसे पता होगा आपको, बट इसका बढ़िया समझाऊंगा अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करो फटाफट भाई चैनल, क्या सोच रहे हो। ठीक है बच्चों, सो दिस इज योर काइनेटिक गैस इक्वेशन। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, जो मैंने आपसे भी कहा था, चलो उसको भी देख लो। मैंने कहा था वॉल्यूम हाफ कर दोगे, वॉल्यूम हाफ कर दोगे। एक तरह से देखा जाए तो वॉल्यूम हाफ करते ही जो डिस्टेंस ट्रेवल करना था वो कम हो गया, क्योंकि फ्री मूव करने का मामला कम हो गया। सर ये फ्री मूव का मतलब क्या हुआ, अरे देखो बेटा, एक चीज हम बोलेंगे फ्री पाथ।
इसको आप बोलेंगे द रेक्टिलिनियर पाथ, रेक्टिलिनियर, अरे न्यूटन का पढ़ा है ना यार, जब तक तो कोई फोर्स ना लगे तो ये अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। तो रेक्टिलिनियर पाथ फॉलोड बाय a gas molecule between two successive collisions। इसकी वैल्यू 0 to infinity होती है और चेंज तभी होता है फ्री पाथ का जब कोलिजन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो अगर वॉल्यूम आपने हाफ कर दिया तो फ्रीली मूव करने का मामला भी हाफ रह गया। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो एक तरीके से जैसे ये हुआ, कहाँ गया हमारा, ये था ना 2L वाला, तो जैसे आपने वॉल्यूम हाफ करा तो फ्रीक्वेंसी मेरी वॉल्यूम हाफ होते ही देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाएगी, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो जैसे डबल हुई प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की सेम है बट टकराना डबल हो गया। चलिए अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। भाई आपने क्या देखा, PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। बच्चे हाफ mc² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। सो mc² क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बस इसको यहां ठोक दो, PV इज इक्वल टू 1/3 ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। PV इज RT, तो RT इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। R कांस्टेंट, 2/3 कांस्टेंट, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो हमने एक असम्पशन में वो चीज देखी थी, कहाँ गया, नो इंटरेक्शन फोर्स 3-4, वो दिखा था ना टेम्परेचर पे, ये रहा। तो वो मैंने यहां पर प्रूव कर दिया, ठीक है। सवाल जो दिए हैं मैंने असाइनमेंट वगैरह में, वो मैंने इस तरह से दिए हैं कि लेट से कुछ भी, लेट से आपने ले लिया PV इक्वल टू nRT से मैंने आपको प्रेशर वॉल्यूम निकालने के लिए दे दिया, एंड देन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे RMS दें। हाँ, तो सॉर्ट ऑफ आपको इजीली आप मूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसका डेरिवेशन। और यहाँ से अगले टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, मैक्सवेल वगैरह ने कैसे दी थी। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एंड देन विल टॉक अबाउट रियल गैस एनालिसिस। ओके बच्चों, तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि हमारी हिम्मत बढ़े। व्यू बढ़ते हैं, शेयर बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो अंदर से एक जुनून आता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोगों को ऐसा कंटेंट चाहिए। ठीक है, सीधी बात है भाई, मैं कोई लाग लपेट तो करूँगा नहीं, सीधी बात। तो आप करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।